नमस्कार, भाष्य IQ एकेडमी में आपका स्वागत है। वन दरोगा के लिए तैयार हो जाइए क्योंकि भाष्य IQ एकेडमी आपके लिए सिलेबस के हिसाब से पूरा वीडियो तैयार किया है। ओके, तो हर एक वीडियो आपको मिलता रहेगा। जो विलंब हो रहा है उसके लिए हम माफी चाहते हैं। और हाँ, इसके लिए आप कोई भी बुक भी प्रेफर कर सकते हैं, जैसे कि जो प्रीवियस में पूछा गया है। कई बुक्स आते हैं, आप उसे ले सकते हैं, लेकिन उसमें काफी लेंदी रहता है, काफी ज्यादा दिया गया रहता है, जो कि सिलेबस से हटके थोड़ा रहता है। और चूंकि हमें सिलेबस के हिसाब से चलना है, तो भाष्य IQ एकेडमी टीम ने इस पर पूरा ध्यान दिया है और सिलेबस के हिसाब से ही कंटेंट को तैयार किया गया है। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज कर लीजिए, क्योंकि ये वन दरोगा एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। ओके, तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। हरित ग्रह प्रभाव और जलवायु परिवर्तन, ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी किसने? जोसेफ फोरियर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस जो ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देते हैं। देखिए, जलवाष्प सबसे ज्यादा इसका योगदान होता है 60%, फिर होता है कार्बन डाइऑक्साइड 26%, मीथेन 4 से 9%, ओजोन 3 से 7%, नाइट्रस ऑक्साइड 1.5% और है क्लोरोफ्लोरोकार्बन 1 लगभग 0.1 से 0.4%, जिसमें जो जलवाष्प है इससे कोई भी हानि नहीं होती है। ओके, बाकी तो जैसा कि आप देख ही रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ ही रहा है। ओके, जलवायु परिवर्तन जिसका व्यापक असर देखने को मिल रहा है। पहले तो कहा गया था, COP21 में यह बोला गया था कि भाई 1.5 डिग्री सेल्सियस से हम ज्यादा नहीं बढ़ने देंगे टेम्परेचर को, लेकिन अब क्या? अब तो कहा जाता है कि 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं बढ़ने देंगे। और 2 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर, प्रेजेंट जितना टेम्परेचर चल रहा है उसमें 2 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर जुड़ जाता है तो इसका एक बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ जाएगा। जो भी ग्लेशियर हो पिघलना शुरू हो जाएंगे और उसका जो व्यापक असर देखने को मिलेगा, छोटे छोटे जो द्वीप समूह है वो जलमग्न हो जाएंगे। ओके, और भी कई प्रकार के जो वनस्पतियां हैं, जो कीड़े मकोड़े जीव जंतु जो उपयोगी है, वो नष्ट हो जाएंगे पूरी तरीके से। और कुछ शायद ऐसे जीव जंतु या कीड़े मकोड़े पनपने लग जाए जो कि एक खतरा बन जाए। ओके, क्योंकि कहा जाता है जो परमाफ्रॉस्ट है, जो जमी हुई बर्फ है, आर्कटिक में हो गया, अंटार्कटिक में हो गया, जो जमी हुई बर्फ है, क्या पता उसमें कौन से कीड़े हैं, कौन सी चीजें उसमें दबी हैं जो कि बाहर निकल के अपना उत्पात फैला सकती हैं। ओके, तो ग्लोबल वार्मिंग जो है एक बहुत बड़ा खतरा बनता जा रहा है। और ग्रीन हाउस गैसों के ये इफेक्ट तो आप देख ही रहे हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन पर तो कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन और पर भी कंट्रोल करने की जरूरत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई मात्रा से वायुमंडल का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड सौर विकिरण के अवरक्त अंश को, ध्यान दीजिएगा, अवरक्त अंश को अवशोषित करता है। ओके, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है सूरज की किरणों के अवरक्त अंश को अवशोषित कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन जो कार्बन निषेचन यानी कि कार्बन फर्टिलाइजेशन को सर्वोत्तम वर्णित करता है, कौन सा कथन है? जैसा कि नीचे दिया गया है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई सांद्रता के कारण बढ़ी हुई पादप वृद्धि। अब देखिए, पेड़ पौधों को किसकी जरूरत होती है सबसे ज्यादा? अब वो कार्बन प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होती है तो CO2 से ही तो वो अपने आप को मतलब भोजन तैयार करते हैं कि नहीं करते हैं? इतना तो सबको मालूम है, कॉमन सी चीज है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना पेड़ पौधों के लिए कोई खतरे की बात नहीं है, उनको तो खाना मिलता ही रहेगा और ज्यादा वो पनपेंगे। ओके, समझ रहे हैं ना? तो वही कह रहा है बढ़ी हुई पादप वृद्धि, ये इसको एक कार्बन निषेचन यानी कार्बन फर्टिलाइजेशन को सही तरीके से परिभाषित कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारक नहीं है? तो कौन सा नहीं है? देखिए, जीवाश्म ईंधन का अधिकाधिक प्रज्वलन, जीवाश्म ईंधन जलेंगे तो फिर उनसे कार्बन के अंश निकलेंगे ही। भाई कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा तो निकलेगा ही कार्बन मोनोऑक्साइड, उससे भी कार्बन निकलेगा। ओके, तेल चालित स्वचालितों की संख्या विस्फोटक, अब जो डीजल पेट्रोल इनसे जो गाड़ियां चल रही हैं उनसे भी तो कार्बन
इमिशन हो रहा है, कार्बन निकल रहा है। ओके, लेकिन सौर धतक, ओके, सूरज से जो किरणें आती हैं, जो सौर धतक होता है, इनसे नहीं होता है भाई कार्बन। और लास्ट है अत्यधिक वनोन्मूलन। अब जब पेड़ पौधों को काटा जाता है तो अपने अंदर जो है कार्बन को एब्जॉर्ब करे रहते हैं, अपने अंदर कार्बन को बनाए रखते हैं, सिंक का एक रूप से काम कर रहे होते हैं। और जब बेचारे इन पेड़ों को काट देंगे आप, तो ये बाहर की ओर निकल आएंगे। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड भी तो निकलेगा ना। तो ये सब चीजें जो होती हैं ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा दे रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीथेन किससे निकलती है और या उत्सर्जित होती है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले तो इस पर आप स्टार दीजिए। धान के खेत से निकलती है, दीमक के बॉम्बी से, दोनों से ये निकलती है। ओके, जैसे देखिए पेड़ ओड़ में या लकड़ी उकड़ी में जो दीमक लग जाते हैं, छोटे छोटे कीड़े जो होते हैं, उनसे भी मीथेन का उत्सर्जन हो रहा होता है। इतना ही नहीं, जुगाली करने वाले पशुओं से भी निकलता है मीथेन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बड़े पैमाने पर चावल की खेती के कारण कुछ क्षेत्र संभवतया वैश्विक तापन में योगदान दे रहे हैं। चावल की खेती के कारण, ध्यान दीजिएगा यहां पर, इनके लिए कौन से कारण उत्तरदायी ठहराए जा सकते हैं? तो देखिए, चावल की खेती से संबद्ध अवायवीय परिस्थितियां, अवायवीय जिसमें वायु का मतलब कि कोई भी योगदान नहीं होता है। ओके, अवायवीय परिस्थितियां मीथेन के उत्सर्जन का कारक हैं। ओके, एक कारण तो ये आप उत्तरदायी ठहरा सकते हैं वैश्विक तापन में। ध्यान दीजिएगा, मीथेन का उत्सर्जन कर रहा है धान का खेत जो होता है। और दूसरा होता है जब नाइट्रोजन आधारित उर्वरक प्रयुक्त किए जाते हैं। नाइट्रोजन आधारित उर्वरकों में जैसे कि यूरिया हो गया, ओके, एनपीके का एक नया उसमें मतलब कि एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का जो अनुपात होता है, तो जाहिर सी बात है नाइट्रोजन है उसमें। तो जब नाइट्रोजन आधारित उर्वरक प्रयुक्त किए जाते हैं तब कृष्ण मृदा से नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन हो रहा होता है। और ये भी एक कारण होता है ग्लोबल वार्मिंग का। ओके, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, ग्रीन हाउस गैसों में इन सब का अहम योगदान होता है। देखिए, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब भूमंडलीय उष्णता के परिणाम स्वरूप क्या क्या होता है? जब भूमंडलीय उष्णता, गर्मी बढ़ रही होती है, तो क्या क्या होता है? हिम नदी द्रवीभूत होने लगेंगे। जो बर्फ से ढकी हुई नदियां हैं वो क्या होंगी? वो पिघलना शुरू हो जाएंगे। जो ग्लेशियर हो पिघलना शुरू हो जाएंगे और इससे पानी का जल स्तर बढ़ जाएगा, जिसका असर आपको, जैसा कि कई त्रासदियां आपको देखने को मिल रही होती हैं, उत्तराखंड में इतनी त्रासदी आ जाती है, वो सब क्या होता है? वो यही ग्लेशियर का पिघलना ही है, भूमंडलीय उष्णता ही है। समय से पूर्व आम में बौर आने लगना, ये भी एक इसका परिणाम होता है। स्वास्थ्य पर तो कुप्रभाव पड़ना निश्चित है, ये मान के चलिए, जब भूमंडलीय उष्णता बढ़ेगी, ये उसके परिणाम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन एक सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिक तंत्र है जो वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावित हो जाएगा? तापमान बढ़ा नहीं, सबसे पहले प्रभाव किस क्षेत्र पर पड़ेगा देखने को, वो चीज यहां पर कह रहा है क्वेश्चन में। आर्कटिक और ग्रीनलैंड के हिम चादर पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। बड़े बड़े जो चट्टाने हैं वहां पर बर्फ की, वो पिघल जाने शुरू कर देंगी। ओके, जैसा कि आप अभी न्यूज में देखिए, सर्वे में देखिए, ये न्यूजें आजकल बहुत चल रही हो रही हैं, देखने को मिल जाती हैं। ओके, लेकिन अमेजन वर्षा वन में इसका ज्यादा इफेक्ट नहीं देखे, इसमें नहीं देखने को मिलेगा, टाइगा में नहीं देखने को मिलेगा, भारतीय मानसून में भी इसका इफेक्ट देखने को नहीं मिल रहा होगा इतना ज्यादा। यदि किसी महासागर का पादप प्लवक किसी कारण से पूर्णतः नष्ट हो जाए तो इसका क्या प्रभाव होगा? जो पादप प्लवक होते हैं महासागर में, जो वहां के पेड़ पौधे होते हैं, वो अगर पूर्णतः नष्ट हो जाए तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? कार्बन सिंक के रूप में महासागर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ये भी कार्बन डाइऑक्साइड को, कार्बन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ओके, सवाल सुना है, ये सब एब्जॉर्ब कर लेते हैं। महासागर की खाद्य श्रृंखला पर प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिलेगा। महासागर का जल घनत्व प्रबल रूप से, लेकिन हां, महासागर का जो जल घनत्व है वो नहीं घटेगा। ये पॉइंट आप जरूर ध्यान दीजिएगा, सी पॉइंट जो आप है इस पर जरूर गौर फरमाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन में इसी में ही चेंज कर देगा। तो जल घनत्व जो होगा ये
नहीं घटेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2050 के लिए नेट जीरो लक्ष्य के संदर्भ में दिया गया कथन सत्य है। कौन कौन से कथन? इसका अभिप्राय यह नहीं है कि देश को 2050 तक उसके उत्सर्जन को शून्य तक नीचे लाना है, जो कार्बन इमिशन होता है उसको शून्य तक नीचे लाना है, ऐसा नहीं है उसका लक्ष्य। ओके, तो क्या है इसका अभिप्राय? है किसी देश के उत्सर्जन की क्षतिपूर्ति और वातावरण से ग्रीन हाउस गैसों का निराकरण तथा अवशोषण से होगा। इसका मतलब जो है क्षतिपूर्ति, जो उत्सर्जन है उस क्षतिपूर्ति को पूर्ण करना। ओके, वातावरण से ग्रीन हाउस गैसों का निराकरण करना, उनको अवशोषित करवा लेना, इस पर ध्यान देना है। नेट जीरो यानी शून्य पर लेने की जरूरत नहीं है। चलिए नोट में देखते हैं। भूटान वर्तमान में कार्बन निगेटिव वाला देश है। भारत ने वर्ष 2070 तक नेट जीरो प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। COP26 पंच अमृत शायद आप देखे होंगे, मोदी जी ने इसमें बात कही थी पंचामृत की, तो ग्लासगो में सम्मेलन हुआ था इसका, तो उसमें यह बात उठाई गई थी। भारत 2070 तक नेट जीरो प्राप्ति का लक्ष्य रखेगा। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, स्टार दीजिएगा इस पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है? क्रायोजेनिक संकेतक आइस से प्राप्त किया जाता है। ओके, ठंडा ठंडा आइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नोट आइस कोर, पूरा यहां पर देखिए आइस कोर है, इसके नोट को ध्यान देते हैं। हिम तत्व किसी ग्लेशियर या बर्फ की चादर को छेद कर प्राप्त किया गया एक बेलनाकार नमूना होता है, उससे इसके संकेतकों को पता किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ या किसके द्वारा परिवर्तित किया गया है? तो ये है यूनेप ट्रिपल सी सचिवालय के द्वारा इसको लागू करवाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है? तो ये है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। दिया गया कथन सत्य है क्या क्या? क्योटो उपसंधि वर्ष 2005 में लागू हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जलवायु परिवर्तन से संबंधित है ये। मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में, ध्यान दीजिएगा इस पर, मीथेन जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में ग्रीन हाउस गैसों के रूप में अधिक हानिकारक होता है। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनेप द्वारा समर्थित कॉमन कार्बन मीट्रिक को किस लिए विकसित किया गया है? तो यह विकसित किया गया संपूर्ण विश्व में निर्माण कार्यों के कार्बन पदचिह्न का आकलन करने के लिए। ओके, अब इसके नोट को ध्यान देते हैं। जो कॉमन कार्बन मीट्रिक है, एक विशिष्ट जलवायु क्षेत्र के भवनों के निर्माण कार्य से जुड़े ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लिए माप, रिपोर्टिंग सत्यापन को प्रभावित करने के लिए उपयोगी की जाने वाली एक गणना पद्धति होती है। जो ग्रीन हाउस गैसें होती हैं उनका माप कर रहा होता है, रिपोर्ट तैयार कर रहा होता है, उसका पूरा ब्यौरा देख रहा होता है, इस पर ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कार्टागेना प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैव सुरक्षा समझौते से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव गतिविधियों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आलंबन प्रदान करने में उत्पन्न ग्रीन हाउस गैसों की कुल मात्रा को कहते हैं, क्या कहा जाता है? कार्बन पदचिह्न कहा जाता है। ओके, ग्रीन हाउस गैसों की जो कुल मात्रा होती है, फिर चाहे वो प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो। ओके, ये है कार्बन पदचिह्न। कार्बन क्रेडिट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। क्योटो प्रोटोकॉल के तहत पर्यावरण में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए कार्बन क्रेडिट प्रणाली लागू की गई है। किसमें? क्योटो प्रोटोकॉल के तहत लागू की गई थी। ये पॉइंट आप जरूर ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए, इस पर भी स्टार दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इस प्रणाली के तहत किसी देश में उपलब्ध उद्योगों के अनुसार उस देश के द्वारा किए जाने वाले अधिकतम कार्बन उत्सर्जन, कार्बन जो इमिशन की बात हो रही है, का निर्धारण किया जाता है कि कौन सा देश जो है कितना कार्बन को उत्सर्जन कर रहा है, कितनी उनकी फैक्ट्रियों से कार्बन का इमिशन हो रहा है, इस पर गौर फरमाया जाता है, इस पर ध्यान दिया जा रहा होता है। ओके, और उसके हिसाब से तय किया जाता है कार्बन क्रेडिट। अब जो कार्बन इमिशन पर कंट्रोल कर ले जाएगा उसे कार्बन क्रेडिट मिल जाएगा, और वो इस कार्बन क्रेडिट को किसी को भी
अन्य विकासशील देशों को बेच करके उसका ये फायदा ले सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, किसी देश या समूह को उसके निर्धारित अधिकतम कार्बन उत्सर्जन में से प्रति मीट्रिक टन की कटौती करने पर एक कार्बन क्रेडिट प्रदान कर दिया जाता है। यानी कि 1 मीट्रिक टन की अगर कार्बन की कटौती किया जाता है तो 1 कार्बन क्रेडिट प्राप्त हो जाता है। अब समझ में आया ये चीज, कार्बन क्रेडिट। फिर उसको किसी को भी बेचिए, रुपया प्राप्त करते हैं और उनका फिर से अपने उद्योगों में ही इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये चीज चलता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गहरी कार्बन वेधशाला के संबंध में दिया गया कथन सत्य है। कौन कौन सा? यह वैश्विक अनुसंधान कार्यक्रम पृथ्वी पर कार्बन की भूमिका को आगे बढ़ाने के लिए है। ओके। और दूसरा पॉइंट है, यह गहरी माइक्रोबियल पारिस्थितिक तंत्र के क्षेत्रीय अवलोकन के लिए भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना प्रकाशित हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद कर लीजिएगा 2008 ईस्वी में। अब ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा, प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन कब हुआ था? 1979 1979 में हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा पॉइंट, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन। ये तो अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एजेंडा 21 के तहत प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ये शायद 1992 के करीब किया गया था। आप इसको कमेंट में बताइएगा कि क्या मैं सही हूं। पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 ये हुआ था 1997 में। और ये है कार्बन व्यापार, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है। इस पर भी आप स्टार दे दीजिएगा। और इसी के साथ आज का ये क्लास यहीं पर समाप्त होता है। मैं एक बार फिर से कह देता हूं, 1 दरोगा को क्वालिफाई करना है तो भाषा IQ एकेडमी टीम को, भाषा IQ एकेडमी चैनल को आपको तुरंत सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग ही यहां पर तैयार किया गया है। अभी कुछ वीडियो तो ऐसे आने वाले हैं जो कि आपको किसी भी अन्य वीडियो में या अन्य बुक्स में नहीं देखने को मिलेगा वो पॉइंट। तो जो जितना जल्दी हो सके, जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।